तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया बिकॉज़ मैं कॉलेज में बिज़ी था एंड हमने पहला पार्ट जो है एंडोक्राइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड यही है एंड इन दिस वीडियो हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी हुई है उसको सिस्टमिक वे में पढ़ाएंगे सो दैट आपको चीज़ें याद रहे। ठीक है, नाउ द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज दैट इज इट्स लोकेशन। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन अ बोनी कैविटी। एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है जिस बोनी कैविटी का नाम है सेला टर्सिका एंड इट इज़ अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक। ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था इस डायग्राम में। हैव अ लुक एट दिस। ये यहाँ से पिट्यूटरी है ना, दिस इज पिट्यूटरी एंड ऊपर से क्या है? ऊपर से हाइपोथैलेमस है। नाउ दिस पिट्यूटरी दिस इज अटैच्ड टू दिस हाइपोथैलेमस बाय दिस स्टॉक। ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक है, यही एनसीईआरटी में लिखा गया है। इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक। इट इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। ठीक है, now talking about the divisions of it, anatomically it is divided into two parts. anatomical division क्या हो गया? anatomical division हो गया on the basis of structure। ठीक है, ये देखो आप इस डायग्राम में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सी दिस एंटीरियर पार्ट दिस इज़ डिफरेंट। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है और पोस्टीरियर पार्ट का डिफरेंट है। सो इसी हिसाब से एनाटॉमिकली इसके दो डिविजन्स किए गए। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरे को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। सो एनाटॉमिकल डिविजन्स क्या होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के? एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। नाउ ये एडिनोहाइपोफाइसिस जो है, जो एंटीरियर पार्ट है, इसके फर्दर इसके अंदर दो और स्ट्रक्चर होता है। मतलब इट इज़ फर्दर मेड अप ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। अब अगर आप इस एंटीरियर पार्ट को देखोगे, दिस इज द एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब इस एडिनोहाइपोफाइसिस में क्या है? इस एडिनोहाइपोफाइसिस में क्या है? इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक ये आगे वाला पार्ट और ये दूसरा वाला पीछे वाला पार्ट। सो अगर आप देखो एनाटॉमिकली तो सिर्फ दो डिविजन्स थे, लेकिन फर्दर अब क्या देखोगे? जो एंटीरियर पार्ट है उसके फर्दर दो डिविजन्स हैं। सो कलेक्टिवली कितने पार्ट्स हो गए इस पिट्यूटरी के? तीन। एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक इंटरमीडिएट इनके बीच में, है ना। तो एंटीरियर जो एडिनोहाइपोफाइसिस है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्स डिस्टैलिस एंड दूसरा पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया मतलब इंटरमीडिएट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये पारस डिस्टैलिस जो होता है, इट इज़ द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। सो पारस डिस्टैलिस इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पारस नर्वोसा। तो आपने अभी तक क्या देखा कि एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। दिस एडिनोहाइपोफाइसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पारस डिस्टैलिस एंड पारस इंटरमीडिया। दिस न्यूरोहाइपोफाइसिस आल्सो कॉल्ड पारस नर्वोसा। सो अगर आपको बोलेंगे कि द थ्री पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, टू पार्ट्स तो एनाटॉमिकली हो गए, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि द थ्री पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड आर पारस डिस्टैलिस, पारस इंटरमीडिया, पारस नर्वोसा। सो आप लिख सकते हो DIN, डिस्टैलिस, इंटरमीडिएट एंड नर्वोसा, आगे से लेके पीछे तक। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट वाइज एंटीरियर पार्ट क्या सिक्रेट करता है, इंटरमीडिया क्या सिक्रेट करता है और नर्वोसा पोस्टीरियर पार्ट क्या सिक्रेट करता है। ठीक है, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये वो वाला पार्ट होता है पिट्यूटरी का जो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करता है और प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस 6 हार्मोन्स। सो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 6 हार्मोन्स कौन होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं? एक होता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। सो दीज आर द 6 हार्मोन्स। इसके बाद हम इंडिविजुअली इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे किस हार्मोन का क्या फंक्शन है। बट फॉर here you have to just remember the hormones secreted by the anterior pituitary, the pars distalis, they are 6 in number। ठीक है, और ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। नाउ इंटरमीडिएट, द इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सिक्रेट करता है सिर्फ एक हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। इसका फंक्शन भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ नाम याद रखो। अब क्या है, जो ह्यूमंस हैं, दिस पारस इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पारस डिस्टैलिस। ह्यूमंस की पिट्यूटरी में क्या होता है, ये जो पारस डिस्टैलिस एंड पारस इंटरमीडिया है ये ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है और ये डिस्टिंक्ट नहीं होते। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो एंटीरियर वाला पार्ट है और मिडल वाला पार्ट है, इंटरमीडिएट वाला पार्ट है, ये यहाँ पे दे लुक सिमिलर है ना, वो ये लगता है कि ये एक ही है। तो यही इस पॉइंट में बताया गया है कि जो ह्यूमंस का पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उनमें पारस इंटरमीडिया और पारस डिस्टैलिस ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होते, दे आर ऑलमोस्ट मर्ज्ड विथ ईच अदर। ठीक है,
Now the third part, pars nervosa. Pars nervosa मतलब neurohypophysis. This is also called as पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इसका काम क्या है? पारस डिस्टैल्स और पारस इंटरमीडिया में आपने देखा कि वो सिक्रेट और सिंथेसाइज करते हैं हार्मोन्स, लेकिन पारस नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में आपको सिर्फ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये सिक्रेट ये सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दे कैनॉट सिंथेसाइज द हार्मोन्स बट दे स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन्स। ये एक तो स्टोर करते हैं हार्मोन्स को और उनका रिलीज करते हैं, खुद नहीं बनाते। कौन कौन से हार्मोन्स? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और इनके बारे में हमने डिटेल्ड पॉइंट्स बताए हैं इस चैप्टर के एंड में, ठीक है। एंड ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है ये एक्चुअली सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस के बाद दे आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखो यहाँ पे इस हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सिंथेसाइज हुए, उसके बाद ये एक्सोनल ट्रांसपोर्ट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, यहाँ से लेके ये एक्सॉन्स इनको ले आते हैं इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये स्टोर हो जाते हैं और फिर यहीं से रिलीज होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम क्या आपने देखा? नॉट द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन बट द स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन विच आर इन टर्न सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखो अब हम पढ़ेंगे इन हार्मोन्स का जो एक एक दो फंक्शंस, तो उनकी एबनॉर्मेलिटी अगर होगी तो कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगी, तो जितना भी एनसीईआरटी ने दिया है बस उतना हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने पहले आपको बोला था ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स उसका नाम ही आपको बोलता है कि ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ में मदद करेगा, ठीक है। अब अगर इसकी ओवर सिक्रेशन हुई, मतलब ये ज़्यादा सिक्रेट हुआ, तो हम में एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, जो नॉर्मली ग्रोथ होनी थी उससे ज़्यादा होगी। इस कंडीशन को बोलते हैं गाइगेंटिज्म। दिस इज कॉल्ड गाइगेंटिज्म। अब अगर यही ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हुआ तो ग्रोथ क्या होगी? कम होगी, स्टर्न ग्रोथ होगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं पिट्यूटरी डिवार्फिज्म। दिस इज दैट काइंड ऑफ डिवार्फिज्म। डिवार्फिज्म मतलब हो गया शॉर्ट, विच इज कॉज्ड ड्यू टू पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पिट्यूटरी डिवार्फिज्म। नाउ ये था इन इन्फेंट्स और इन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन में था। अब अगर एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन है और ये बहुत बार पूछा गया है। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स स्पेशली मिडल एज, उनमें क्या होता है इससे? देखो आपको याद रखना है कि जो बच्चे होते हैं उनमें एपिफाइशियल प्लेट्स क्लोज नहीं हुए होते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन जब सिक्रेट होगा तो बोन्स की इलांगेशन होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी। बट जब वही एडल्ट बनता है, एडल्ट्स में बोन्स के एपिफाइशियल प्लेट्स क्लोज होते हैं, तो अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट ज़्यादा हुआ भी तो बोन्स की इलांगेशन नहीं होगी, तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ नहीं होगी, तो उसके बावजूद क्या होगा? उस ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट अब एडल्ट्स में वो बोन्स की जो गर्थ होगी, उनका जो मोटापा होगा, उनकी जो विड्थ होगी वो इंक्रीज होगी और उसकी वजह से उनको डिसफिगरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों में तो इंक्रीज होगा बोन का साइज़, लेकिन बड़ों में साइज़ नहीं इंक्रीज होगा, उनकी गर्थ इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली इन द फेस। तो फेशियल बोन्स में डिसफिगरमेंट होगी और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेगली। दिस इज कॉल्ड एक्रोमेगली, ठीक है। और इस एक्रोमेगली क्या इसका फीचर क्या है? इट मे लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। तो अगर हमें ये चेक नहीं हुआ कि इसको एक्रोमेगली है और अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया, इट कैन लीड टू डेथ आल्सो, ठीक है। अब ये डिजीज़ जो है इट इज़ वेरी हार्ड टू डायग्नोज इन द अर्ली स्टेजेस। फॉर एग्जांपल किसी को अगर एक्रोमेगली है किसी एडल्ट को, तो पहले जो हमको उसमें जो सिम्टम्स दिखेंगे तो हमें लगेंगे मतलब इसकी बोन्स जो है उनका साइज़ भी मतलब थोड़ा मोटा हो रहा है, इसके फेस में जो है थोड़े से चेंज आ रहे हैं, लेकिन वो चेंज उतनी प्रॉमिनेंट नहीं होगी, तो हम नहीं डायग्नोज कर पाएंगे इसको अर्ली स्टेज में। एंड ये ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स, इसी वजह से अनडिटेक्टेड रहता है कुछ साल के लिए, काफ़ी सालों के लिए, अनटिल द चेंज इन एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल, जब तक कि हमको बाहर से ये ना लगे कि हाँ इसको ज़्यादा जो है फेशियल डिसफिगरमेंट हुई है तो इसको एक्रोमेगली हो सकता है। नाउ द प्रोलैक्टिन नाम ही आपको लैक्टिन मतलब मिल्क है ना। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या है? इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क फॉर्मेशन इन देम। तो इसका काम होता है मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्शन, उनका डेवलपमेंट, इनकी ग्रोथ और उनमें मिल्क का बनना। Now the third, thyroid stimulating hormone, the name suggests it must be stimulating the thyroid gland. It stimulates synthesis and secretion of thyroid hormones from thyroid gland. Now the adrenocorticotropin hormone. Adrenocorticotropin hormone जो है, देखो एड्रीनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिको मतलब कॉर्टिकोट्रोपिन्स। इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये किडनी है, यहाँ से
एड्रेनल ग्लैंड। अब इस एड्रेनल ग्लैंड के दो जोन्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। इस कॉर्टेक्स पे एक्ट होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन और स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्टीरॉयड। ठीक है। नाउ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गोनाडल एक्टिविटी स्टिमुलेट करती हैं। गोनाडल एक्टिविटी मतलब ये गोनाड्स पे एक्ट करता है। गोनाड्स कौन होते हैं? गोनाड्स मतलब टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। तो LH और FSH का एक्शन कहाँ पे होता है? टेस्टिस एंड ओवरीज पे, और इसी वजह से इनको नाम दिया गया है गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स मतलब वो हार्मोन्स जो गोनाड्स पे एक्ट करते हैं। ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक्शन इन मेल्स एंड फीमेल्स। पहले आते हैं हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे। देखो, अगर मेल्स में देखें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक्शन क्या होता है? इट एक्ट्स ऑन द टेस्टीज। टेस्टिस मतलब मेल गोनाड्स एंड स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या है? एंड्रोजन्स आर द हार्मोन्स, द स्टीरॉयड हार्मोन्स ये भी होते हैं रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। और मेन एंड्रोजन कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन। बहुत सारे एंड्रोजन्स होते हैं और इनमें मेन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है। तो मेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक्शन क्या? एक्ट्स ऑन द टेस्टिस, एंड्रोजन्स का सिक्रेशन, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन। अब फीमेल्स में इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है? इट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स एंड मेंटेन्स द कार्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड बाय द रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर एवोल्यूशन। आपको पता है जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हम देखेंगे जब ओवेरियन फॉलिकल होता है, जब वो फुल मैच्योर होता है, उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल है और उसके अंदर ये है एग। ठीक है। अब जब ये फुली मैच्योर हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है और इसका रप्चर करता है। जब इसका रप्चर हुआ तो वहाँ पे क्या बचा? ये है इसकी कवरिंग, सॉरी एक सेकंड, ये पूरा बन गया। ये है ओपन फॉलिकल और ये है एग बाहर। ठीक है, ये एग है। अब इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है? पहला, इसने इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराया और ओव्यूलेशन कराई, मतलब रिलीज ऑफ एग। अब ये जो ये रेमिनेंट बचा, इस रेमिनेंट को बनता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम हम पढ़ेंगे, ये हार्मोन सिक्रेटिंग टिश्यू होता है, स्ट्रक्चर होता है विच इज फॉर्म्ड बाय द रेमिनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। अब इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो दिस वाज द एक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन मेल्स एंड फीमेल्स। नाउ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में क्या करता है? इट along with androgens regulates spermatogenesis। spermatogenesis आपको पता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब इस spermatogenesis का रेगुलेशन कौन करता है? FSH और एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस कौन है? एंड्रोजेंस आर द हार्मोन्स जिनको किसने सिक्रेट कराया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने, टेस्टोस्टेरोन जो मैंने आपको बोला था। तो मेल्स में FSH का काम स्पर्मेटोजेनेसिस। अब फीमेल्स में क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। मतलब ये जो मैंने अभी आपको ग्राफियन फॉलिकल बोला था, ये तो एज सच नहीं होता, ये तो पहले प्राइमरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल होता है। तो उन प्रीमैच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंचाना, ये काम होता है फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने दिस कंप्लीट्स आवर द हार्मोन्स ऑफ पारस डिस्टालिस, है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हो गए। नाउ पारस इंटरमीडिया का हार्मोन जो मैंने आपको बोला, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब नाम ही क्या बोलता है? मेलानोसाइट। मेलानोसाइट मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग, मतलब ऐसा हार्मोन जो मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा। मेलानोसाइट्स कौन होते हैं? मेलानोसाइट्स आर द मेलानिन कंटेनिंग सेल्स प्रेजेंट इन द स्किन। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग का इफेक्ट क्या होगा? दे एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ठीक है। नाउ द हार्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं पिट्यूटरी में। ठीक है। नाउ फर्स्टली लुकिंग ऑन टू द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का एक्शन क्या होता है? आपको पता है ऑक्सीटोसिन कहाँ पे सिंथेसाइज हुआ? इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इट एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कंट्रैक्शन। तो प्रिंसिपली आपको क्या याद रखना है? ऑक्सीटोसिन का एक्शन, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। अब देखो, अब हमारे बुक में जो है दो मेन फंक्शंस इसकी डिस्कस की गई हैं, दैट टू इन फीमेल्स। ऑक्सीटोसिन का काम इन फीमेल्स, दो मेन फंक्शंस क्या होती हैं? पहला विग्रस कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो आपको पता है ऑक्सीटोसिन क्या करा सकता है? स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन। अब हमें पता है जो यूट्रस होता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड डिलीवरी दिस ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्रस एंड इसकी विग्रस कंट्रैक्शन कराता है सो दैट चाइल्ड बर्थ हो जाए, पार्टुरेशन हो जाए,
जो फीटस है वो बाहर आ जाए। ये था इसका एक फंक्शन। नाउ द सेकंड फंक्शन इज मिल्क इजेक्शन हार्मोन। डोंट कंफ्यूज इट विद द फंक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या था? सिंथेसिस ऑफ द मिल्क, डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड सिंथेसिस, बट उस मिल्क का इजेक्शन दैट इज काज्ड ड्यू टू दिस ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इस ऑक्सीटोसिन के बारे में एक और बात, दिस आल्सो कॉल्ड एज लव हार्मोन। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज वेसोप्रेसिन। ठीक है, वेसोप्रेसिन जो है ये भी आपको पता है ऑक्सीटोसिन की तरह सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड एंड सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसका काम क्या होता है? इट एक्ट्स ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड कॉजेज रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर इसका काम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिएब्जॉर्ब कराना है, कंजर्व कराना है, तो इसका काम क्या है? इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस एंड वाटर लॉस इज आल्सो कॉल्ड एज डायूरेसिस। सो इसका काम क्या है वेसोप्रेसिन का? इट प्रिवेंट्स द वाटर लॉस, इट प्रिवेंट्स द डायूरेसिस। फॉर दिस रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब वो हार्मोन जो एंटी डायूरेटिक हो, दैट इज एंटी वाटर लॉस, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करे। तो दिस वाज अबाउट दीज हार्मोन्स। एंड लास्टली a very important point and very high yielding and highly asked in the competitive exams is the deficiency of this antidiuretic hormone, this vasopressin. अगर ये डेफिशिएंट हुआ, अगर हाइपोथैलेमस इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाया, अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको स्टोर या रिलीज़ नहीं कर पाया, उसकी वजह से क्या होगा? इसका नॉर्मल फंक्शन जो है वो नहीं होगा। मतलब ये किडनी के डीसीटी पे एक्ट नहीं होगा और डायूरेसिस प्रिवेंट नहीं कराएगा, वाटर लॉस होगा। ठीक है, इट डिक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर, देयरफॉर डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ दो टाइप की होती हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो आपने देखा डायबिटीज़ मेलाइटस आपको पता होगा ये किस वजह से होता है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से, और डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से। सो यहाँ पे आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड मुझे लगता है अगर आपने इतना याद रखा इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, और आई थिंक मैंने उसको बहुत सिस्टमिक वे में बनाया है। तो एज़ ऑलवेज इसका PDF भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग आवर काज। सो टेक केयर, कीप स्टडिंग। अल्लाह।